हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो इस वीडियो में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे केस स्टडी में क्या होता है कि ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन इसमें भी रहता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिना केस स्टडी जो ये पैसेज दिए हुए इसको बिना पढ़े हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो वहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब क्या है कि ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो आप लोग पढ़े ही हुए हैं, लेक्चर में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट को मेजर करता है। और मेजर कैसे करता है, तो डिफ्लेक्शन शो करेगा उसमें, डिवाइस में जो है डिफ्लेक्शन होने के कारण हमें यह लगेगा कि हाँ करंट जो है उस डिवाइस में आ चुका है, तो वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है इज़ यूज टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग तो मेजर नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर क्या दिया हुआ है, इज़ यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए भी हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी दिया हुआ है इज ए डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स ए डिफ्लेक्शन मैंने करंट फ्लोज थ्रू इट्स कॉइल। तो ये सही दिया हुआ है कि हाँ एक डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन सी सही है, और डी तो ऑप्शन नॉन दिया, इसका मतलब क्या है ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, टू मेक द फील्ड रेडियल इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, मतलब रेडियल फील्ड का यूज करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ये हमने लेक्चर में नहीं बताया है क्योंकि इसको क्वेश्चन से ही समझने की आवश्यकता है। तो होता क्या है कि हमारा मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल दिया हुआ है किसी मैग्नेट का। अब ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये कॉइल दिया हुआ है इसमें का, जैसे ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं जिससे मेजर किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, इसके फील्ड को रेडियल बनाने के लिए ये जो शेप दिया हुआ है, मैग्नेटिक जो ये शेप दिया हुआ है, इसको हम लोग सिलेंड्रिकल फॉर्म में यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं या फिर कॉनकेव फॉर्म बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल और कॉनकेव फॉर्म। अभी इससे होता क्या है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही हैं, नॉर्थ से तो इधर से निकलेंगी ऊपर से, और अंदर से अंदर साउथ पोल से निकलेंगे। तो होता क्या है कि मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं तो इस सरफेस के अलोंग कभी कभी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर नहीं होंगी। जैसे इसमें परपेंडिकुलर क्यों बनाया जाता है टॉर्क, इसके कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर बनाने के कारण ये है कि हमें टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने से हमें लगेगा कि हाँ गैल्वेनोमीटर का यूज जो है क्यों किया जा रहा है, कि स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए। तो अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि करंट की वैल्यू, मतलब करंट जो है उस गैल्वेनोमीटर में आ चुका है। तो इसीलिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे देखिए मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर ये जा रही है तो होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे कभी कभी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे ही नहीं। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को परपेंडिकुलर बनाने के लिए इसको सिलेंड्रिकल शेप दे दिया जाता है, ऐसे सिलेंड्रिकल या फिर कॉनकेव शेप। ये शेप नहीं होता, ये कॉनकेव शेप हो जाता है ऐसे। तो अब इससे क्या होगा, अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, कॉन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब वो क्या होगा, अभी सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाएंगी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाने वाली हैं। तो इसलिए इसका यूज करते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो है इन दोनों पोल्स को कट कर देते हैं सिलेंड्रिकल या फिर कॉनकेव फॉर्म में, जिससे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी तो टॉर्क की ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। उससे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने का मतलब करंट की वैल्यू अगर आ रही है, करंट आ रहा है अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए ही हम लोग रेडियल फील्ड का यूज करते हैं। रेडियल फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस कॉइल के परपेंडिकुलर सरफेस जाए, मतलब परपेंडिकुलर जाए, ये चीज़ें। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए कि जो पोल्स होते हैं उनको सिलेंड्रिकली कट किया जाता है, सिलेंड्रिकली या फिर कॉनकेव फॉर्म में।
यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉयल इज केप्ट स्मॉल, तो नहीं कॉयल्स के लिए ये तो नंबर ऑफ़ टर्न्स तो वही रहता है, इसमें कोई चेंज करने वाली बात नहीं है। मैग्नेट इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स शो, नहीं ये भी रॉन्ग दिया हुआ है। पोल्स आर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये भी रॉन्ग दिया हुआ है। या देखिए दिया हुआ है ऑप्शन डी, पोल्स आर सिलेंड्रिकली कट, तो सिलेंड्रिकली कट किया जाता है पोल्स को, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से बस क्वेश्चन को समझते जाइए क्या दिया हुआ है। इन ए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, क्वेश्चन थर्ड, इन ए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉयल ऑफ n टर्न्स, एरिया A and carrying current I is placed in a radial field of strength B, टॉर्क प्रोड्यूस विल बी। अच्छा, टॉर्क का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टॉर्क का जो फार्मूला होता है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर कॉयल रखा गया है तो टॉर्क का फार्मूला M क्रॉस B हम लोग जानते हैं। टॉर्क का फार्मूला अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो अच्छा M की वैल्यू हम लोग को पता है I इंटू A होती है, और ये B मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो आई ए बी, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ये तो एक लूप के लिए है, अगर एन लूप हो जाए तो क्या हो जाएगा एन आई बी ए साइन थीटा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इज प्लेस्ड इन ए रेडियल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ भी। रेडियल फील्ड का मतलब क्या होगा कि एरिया वेक्टर, जैसे ये जो सरफेस हम पहले बता रहे थे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके नॉर्मल होगा सरफेस के, और इसी के नॉर्मल ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती हैं वो परपेंडिकुलर आती हैं। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल थीटा यहाँ पे 90 है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन आई ए बी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो टॉर्क की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है एन आई ए बी, ये हमें वैल्यू मिलती है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में टॉर्क बता रहा है, तो टॉर्क हम लोगों ने फाइंड कर लिया एन आई ए बी। तो अब ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए तो रॉन्ग है, ऑप्शन डी देखिए यहाँ दिया हुआ है एन ए बी आई, यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू एन आई ए बी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थर्ड था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया हुआ है, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर वी शुड डिक्रीज। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी से पहले हम लोग करंट सेंसिटिविटी आई एस से डिनोट करते थे, और ये क्या होता था 5/I हम लोग इसको जानते हैं। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, ये चीज़ है। अब देखिए 5/I की वैल्यू हमें पता है एन ए बी बाई की हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब ये यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और ए क्या है एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। अच्छा बी क्या है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और के क्या है, तो के जो है एक कांस्टेंट हम लोग माने थे। कांस्टेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट टॉर्जनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट, ये वैल्यू। अब दिया क्या है कि टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, मतलब करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी शुड डिक्रीज। तो क्या चीज़ डिक्रीज करना चाहिए, तो एक बात बताइए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करेंगे तो आई एस की वैल्यू तो घट जाएगी, अगर एरिया ऑफ कॉइल घटाएंगे तो ये भी घट जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटाएंगे तो भी करंट सेंसिटिविटी घट जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तब करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो टॉर्जनल कांस्टेंट अब देखते हैं कि कहाँ दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज करें। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो करंट सेंसिटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन बी दिया हुआ है टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, तो हम लोगों ने ये बताया कि टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग की अगर वैल्यू कम करते हैं तो ये करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मतलब एन की वैल्यू डिक्रीज करने पे ये तो आई एस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये भी रॉन्ग है। एस एरिया ऑफ कॉइल दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ कॉइल भी डिक्रीज करेंगे तो भी आई एस की वैल्यू डिक्रीज ही करनी है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट था इसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। आसान से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के पास, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कराए जा रहे हैं। ये तो पहला केस स्टडी था, अब ये सेकेंड केस स्टडी हम लोग देखेंगे।
इम्पॉर्टेंट ये भी है, इम्पॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं v वेलोसिटी से, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक बार जो है हम लोग उसके फॉर्मूले को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये केस स्टडी सेकेंड है, ये फर्स्ट केस स्टडी था। देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट दिया हुआ है अगर, ठीक है, तो होता क्या है कि किसी अगर चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से सेंड करते हैं परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करता है, यहाँ पे एक फोर्स लगता है। राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इस साइड लगने वाला है। तो ये फोर्स क्या करता है, इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे सर्कुलर मोशन करा देता है, सर्कुलर मोशन करा देता है। सर्कुलर मोशन कराने के कारण हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू फाइंड की थी। ये सर्कल होगा तो सर्कल का कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था R=mv/qb। b क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड है। q क्या है, तो चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है वो दिया हुआ है। m क्या है, तो m हमारा मास दिया हुआ है, वहाँ जो चार्ज पार्टिकल का मास है। और v क्या है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। r है जो रेडियस दिया हुआ है इस सर्कुलर पाथ का। ये चीज़ है, r की वैल्यू पता है। अच्छा, t की वैल्यू अगर टाइम पीरियड निकालें किसी, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक राउंड जब लगा ले रहा है तो वो कितने टाइम में लगा रहा है, अगर इसकी वैल्यू को फाइंड करें तो हमें पता है 2πr/b, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब r की वैल्यू जब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2πm/qb, यानी ये एक टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला पता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कोई निकालने को पूछे तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल। तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, qb/2πm। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें अब देखिए, अब क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है वैसे अब इस वही चीज़ है कि भाई पैसेज नहीं पढ़ना है, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वहीं से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिया क्या है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डबल टू 2v0, ठीक है। मतलब मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले मान लीजिए स्पीड था v', अभी v' की वैल्यू जो है वो 2v0 हो गई, ठीक है। पहले स्पीड v' था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका क्या हुआ, v' वेलोसिटी से। अभी हमने v' वेलोसिटी को डबल कर दिया, मान लीजिए 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो ये चीज़ है, मतलब ये कोई v0 वेलोसिटी पहले था, v0 वेलोसिटी, और अभी नया जो वेलोसिटी आया वो क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, इसके दोगुना हो गया तो 2v0। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था लिखने में, तो ये चीज़ समझने वाली। अब देखिए क्या दिया हुआ है, अगर डबल कर दिए तो द रेडियस ऑफ सर्कल विल चेंज टू, अब रेडियस बताना है, रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले इन दोनों टर्म्स के बीच का रिलेशन चाहिए। तो रेडियस और वेलोसिटी के टर्म का जो रिलेशन है वो पहला इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले इक्वेशन का यूज करेंगे। तो मान लीजिए r की वैल्यू, पहले तो r रेडियस की वैल्यू जब v0 वेलोसिटी थी तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है, पहले वाले टर्म में। अगर मान लीजिए अब रेडियस r हो गई है डबल करने पे, तो इस रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी अभी मास तो सेम है, अब इस v0 की वैल्यू जो है वो ट्वाइस कर दी गई है, 2v0 डबल कर दी गई है ना। और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज़ है। अब इसका मतलब क्या है कि 2mv0/qv। अब इस mv0/qb की वैल्यू यहाँ r दिया हुआ है, यानी इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ r। मतलब अब जो रेडियस आएगा नया वाला रेडियस वो कैसा हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा रेडियस का। तो 2r0 देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन बी में 2r0 दिया हुआ है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही करना है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है कि इफ़ v इज इक्वल टू 2v0 देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही चीज़ है, फिर से वेलोसिटी यहाँ डबल हुआ है, तो अब टाइम पीरियड के बारे में जानना है। तो टाइम पीरियड देखेंगे, टाइम पीरियड यहाँ पे टाइम पीरियड जैसे दिया हुआ है कि देखिए 2πm/qb, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए टाइम पीरियड के बीच का अगर रिलेशन हम फाइंड करें तो ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये वेलोसिटी यहाँ वाला नहीं है, ये वेलोसिटी अभी डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये इक्वेशन हम लोग देखेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड b और चार्ज q दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो ये रिलेशन यूज करेंगे। ये 2πr/b जो है वो रिलेशन नहीं यूज करेंगे। तो अगर बात करें कि यहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है टाइम पीरियड, वेलोसिटी नहीं, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी
ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ध्यान रखेंगे, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो पहले अगर मान लीजिए पहले टी नॉट था तो वेलोसिटी डबल करने के बाद भी क्या होगा, टी नॉट होगा। इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं हुआ। तो पहले मान लीजिए टी नॉट था तो अभी भी टी नॉट ही रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए, आप कहेंगे कि इसमें 5 क्वेश्चन हैं और इसमें 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन बदल गए। देखिए, आपको क्वेश्चन 5 ही आएंगे। अब उसमें से आपको जो 4 आपको एक्यूरेट सही लग रहा है वो आप लोग कर लीजिएगा। तो हमारा काम क्या है कि हम 5 क्वेश्चन कराएंगे। अब इस केस स्टडी में 4 ही क्वेश्चन था तो 4 क्वेश्चन कराया गया है। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोडक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी, एक्सीलरेशन की वैल्यू दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले जो वैल्यू हमें दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग, फिर सॉल्व करेंगे कि हाँ कौन सा फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करके आंसर को ला सकते हैं। तो ये मान लीजिए हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है। अब इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और एक्सीलरेशन के बीच का अगर कोई रिलेशन मिल जाए हम लोग को तो हम लोग कुछ फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एक्सीलरेशन के बीच का। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हमने बताया हुआ है कि ये मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से आ रहा है तो फोर्स इधर लगता है। और ये फोर्स कैसा होता है, ये फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के भी। और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो इनमें से किसी भी दो का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया तो डॉट प्रोडक्ट लेने से जीरो हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? अगर नहीं क्लियर हुई है तो समझेंगे कैसे। अगर डॉट प्रोडक्ट लिए तो मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी और कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब मान लीजिए अभी ये दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल दिया हुआ है थीटा वो 90 है। तो cos 90 यहाँ मतलब 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर इन दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो होगा। अब ये चीज़ ध्यान देंगे, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ये चीज़ें क्लियर कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से ये समझ में आ गया कि हाँ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे जीरो हो जाएगा। अब देखिए, फोर्स की वैल्यू हमें पता है मास इंटू एक्सीलरेशन होती है और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हाँ एक्सीलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन आ गया। मतलब मास को यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं और यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इंटू मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए, अब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा यानी अब इन दोनों क्वान्टिटी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस 2j कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है तो 2i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻², इसकी वैल्यू आ गई है जीरो। अब देखिए, कुछ लोगों को जो है इसको सॉल्व करने में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आराम से कुछ नहीं करेंगे, जो क्वांटिटी ये जैसे बाहर दिया हो ना इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा तरीका। तो ये डॉट प्रोडक्ट, अब देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और 4 का भी करना है। जैसे बाहर जो भी रहेगा अगर और ये ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से अगर 10⁻² यानी 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा 200i कैप। फिर 4 से 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 400j कैप। ये हमारा क्लियर हो गया। अब जीरो, अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या करता है, जो क्वांटिटी जो जैसे ये आई कैप है तो इस वाले आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जे कैप के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए आई और आई वाला एक साथ करेंगे यानी 200 और एक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 200x प्लस करेंगे 400 इंटू 2, क्योंकि जे और जे वाली क्वांटिटी को एक साथ करेंगे तो 400 इंटू 2 800 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यानी 200x इक्वल टू माइनस ऑफ 800 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -800/200 यानी कि -4। और x है क्या तो मीटर पर सेकेंड में आएगा हमारा आंसर।
तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। तो देखिए -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसे नोट्स इसके चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ़ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज़ ए वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने आपको बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व करना है, ये आपको बताया गया था कि कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, इफ़ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज़ ए वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा ये बताना है। तो मान लीजिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें कि अगर मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो अब ये जो एंगल बन रहा है थीटा है, इसमें 90 तो बना नहीं है। तो यही चीज़ है कि इफ़ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज़ ए वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड के, देन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रेजेक्ट्री बताना है कि हाँ जो ये चार्ज पार्टिकल ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोशन कैसा करेगा, एक चीज़। अब देखिए इस वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, v साइन थीटा। इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो v कॉस थीटा, ये चीज़ है। अब ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। अच्छा मूव कैसे कराएगा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अभी ये v साइन थीटा है, ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके आना चाहेगा, और ये v कॉस थीटा इलेक्ट्रॉन को आगे लेकर जाना चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर लेके जा रहा है और आगे लेके जा रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ हेलिकल पाथ देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन का मोशन आगे तो हो ही रहा है और डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे चेंज होते जा रहा है, और आगे की तरफ बढ़ रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यही दोनों बताया जा रहा है कि v साइन थीटा इसको इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और ये v कॉस थीटा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया। तो ये एक कैसा पाथ बन रहा है, ये एक हेलिकल पाथ बन रहा है, हेलिकल पाथ, इसको ध्यान देंगे। तो ये एक हेलिकल पाथ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखिए क्या दिया, ऑप्शन सी में हेलिकल पाथ का जो है ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपको सही लग रहा है आपको वही क्वेश्चन करना है। 5 क्वेश्चन में से कोई 4 ही करना रहेगा, तो आप जो 4 आपको एक्यूरेट सही लगे वही आप करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, इफ़ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज़ मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। अच्छा जैसे यही वाला सेम कंडीशन है कि अगर मान लीजिए जैसे देखेंगे कैसे करना है। जैसे देखिए दिया हुआ है कि ये मान लीजिए अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अब कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। जैसे इसमें जो ये फिगर दिया हुआ है ना कि ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो ये कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर भी अंदर की तरफ है। तो एक बात बताइए, हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं Q और V क्रॉस B, ये फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर ये फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, QVB साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो। अब वेलोसिटी वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर एंगल देखें तो वो थीटा होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, और वेलोसिटी भी अंदर की तरफ है, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। थीटा की वैल्यू 0 क्योंकि दिया भी हुआ है ना कि यहाँ पे मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, मतलब वेलोसिटी जो है v वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0। अगर थीटा 0 होगा तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, यानी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आप देखेंगे फोर्स की वैल्यू ही बताना था, तो फोर्स की वैल्यू देखिए यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आपके अगले चैप्टर के वीडियो जल्द ही आने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।